Students, good evening to all of you and welcome to my YouTube channel The Quarks। हमें सबको ये पता है कि अभी तक हम घर पे ही हैं, पता नहीं है कब तक लॉकडाउन खुलेगा। जहां तक मुझे ये खबर है, 3rd May is not going to be the last day of the lockdown, still it is going to be extended. So for that purpose, I am also at my home. I could not release all those fancy things for the YouTube channel, but as far as I can arrange, I have arranged a whiteboard, and thanks to God that something's maybe happened. Now, before wasting any time, we all know we have lost 2 or 3 months of our precious time. So let's start. बच्चों हम इन पे ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे, और जैसे कि मैं शुरू से बताया हूँ, ये बोर्ड लेवल या फिर सीबीएसई की बोर्ड लेवल के लिए जो पेपर है ये उन्हीं के लिए है। हाँ, एंट्रेंस के लिए या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पेपर हो रहे हैं वो मेरे लिए अलग सा लेक्चर दे सकते हैं, मैं उनके लिए अलग सा लेक्चर बना रहा हूँ। हाँ, जो ये पहले बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर चैप्टर पढ़ने के बाद भी कुछ डाउट रह गया है, वो ये वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं फिजिक्स का 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर पे। ये चैप्टर एक्चुअली है क्या है, और ये चैप्टर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, which thing it demands from the chapter. Now if you closely look towards the name of the chapter, is combination of two things, that is electron plus static. Now electron and static, they do have a meaning. It simply means electron must be at rest. इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में रहना चाहिए। अब आगे चलकर हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में क्यों रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे नहीं रहेगा, अगर वो मूव करेगा, और उसका मूवमेंट भी बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि यूनिफॉर्मली मूविंग हो सकता है, एक्सेलरेटेड मैनर में भी हो सकता है। अगर उस टाइप का मूवमेंट किया तो इस चैप्टर में हम आगे जो जो पढ़ने वाले हैं वो सब वहां पे लागू नहीं होगा। दैट मीन्स दोज लॉज एंड कंसेप्ट दैट आर नॉट गोइंग टू अप्लाई वंस द इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड इन मोशन। चलो, अब तक तो ये जान ले कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन लाता है, ये चैप्टर हमारा डेली लाइफ में कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छी चीज जानेंगे। हमें सबको पता है कि जब बारिश आता है तभी थंडरस्टॉर्म क्रिएट पता नहीं तुम्हारे दिमाग में आया होगा या नहीं आया होगा। चार्ज बोलते किसे हैं? कोई बोलता है लैक ऑफ और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज चार्ज। कहां पे होता है इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कहां पे होता है इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। हालांकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो चार्ज को बोलते हैं वो कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो 11th में पढ़े हैं, बड़ी सिंपल सा डेफिनेशन है उसका, कि जो क्वांटिटी अपना खुद का एग्जिस्टेंस हो, दूसरे कोई क्वांटिटी से डिराइव ना हो सके। मान लो कि चार्ज है जिसको हम क्यू में डिनोट करते हैं, कोई फॉर्मूला बता सकते हो जहां से क्यू हम डिनोट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं? देयर इज नो सच फॉर्मूला, बट यस वी कैन डिराइव करंट एज द रेशियो ऑफ चार्ज इज टू टाइम। स्टिल करंट इज ए फंडामेंटल। You know why current is a fundamental instead of charge? I will not discuss about that. But still, चार्ज को हम फंडामेंटल नहीं मानते हैं। अब फंडामेंटल तो नहीं मानते हैं, लेकिन ये चार्ज के अंदर
बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज है जो उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर समझना चाहिए। अब ऐसा चार्ज में होता क्या है? अब 10th क्लास पे जो पढ़े हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप सबको पता है। जब भी चार्ज मोशन करेगा v वेलोसिटी में, मतलब चार्ज व्हेनेवर चार्ज इज इन मोशन, क्या प्रोड्यूस करता है? करेंट आई। अभी आप सबको पता है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, whenever current passes through a coil it produces magnetic field। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसका सोर्स क्या था? चार्ज ही था। हाँ, तुम्हारे मन में भी ये आ रहा होगा कि सर सिर्फ क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज से ही प्रोड्यूस होता है? अब नेचुरल मैग्नेट जो पहले से ही है, वहां पे तो कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, अब वो मैग्नेट के बाद क्या हुआ? बच्चों जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि जो नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट मतलब इनका जो कहेंगे मैग्नेटिज्म, ये जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी नहीं होता है जो बॉडी के अंदर पहले से ही होता है, अब ये भी चार्ज से ही आया है। मतलब चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। हालांकि ये थोड़ा समझने वाली बात है, हम आगे के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे मैग्नेटिज्म को क्रिएट करता है। हालांकि मैग्नेटिज्म ओरिजिन का रीजन अभी तक 100% कोई भी नहीं दे सका है, लेकिन अब तक जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वही थ्योरी बताया कि सर्टेन स्पिन क्वांटम नंबर पे ही मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, हर बॉडी का मैग्नेटिज्म नहीं होता है, जैसे आपको ही पता है। तो अभी तक तो हमें ये पता चला कि चार्ज की वजह से दो चीज तो होता है, एक होता है नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिज्म, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज की वजह से मान लो कि तुम्हें एक पॉजिटिव चार्ज रखे हो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखे हो, वो खुद में खुद एक दूसरे को और आने शुरू करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर and when two charges of same nature, मान लो कि एक प्लस चार्ज है एक प्लस चार्ज है, दोनों को पास में रख लिए, वो रिपेल करेंगे। अब ये जो अट्रैक्शन कर रहे हैं, ये जो रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सन हो रहा है, जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, ये फोर्स किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? चार्ज की वजह से तो ही हो रहा है। तो जो चार्ज की वजह से यहां पे फोर्स भी क्रिएट हो गया, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देख लो, चार्ज की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, चार्ज की वजह से नेचुरल मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ, चार्ज की वजह से फोर्स क्रिएट हुआ। तो देखो चार्ज की वजह से क्या क्या चीज सब प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम चार्ज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच ए बॉडी कैन शो इट्स मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक बिहेवियर। लेट मी रिपीट इट, चार्ज इज दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब जो प्रॉपर्टी पहले से ही बॉडी के अंदर है। चार्ज is that intrinsic property due to which a body can respond to its magnetic and electric field। बड़ी सिंपल सा डेफिनेशन है। हालांकि डेफिनेशन वगैरह एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है इस टाइप की डेफिनेशन, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है, जैसे मैं पहले से ही बताया। पता नहीं लोगों दिमाग में आया होगा या नहीं आया होगा, चार्ज बोलते किसे हैं? कोई बोलता है लैक ऑफ और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज चार्ज। कहां पे होता है? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कहां पे होता है? इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। हालांकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो चार्ज को बोलते हैं वो कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो 11th में पढ़े हैं, बड़ी सिंपल सा डेफिनेशन है उसका कि जो क्वांटिटी अपना खुद का एग्जिस्टेंस हो, दूसरे कोई क्वांटिटी से डिराइव ना हो सके। मान लो कि चार्ज है जिसको हम क्यू में डिनोट करते हैं,
कोई फॉर्मूला बता सकते हो जहां से क्यू हम डिनोट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं? देयर इज नो सच फॉर्मूला, बट यस वी कैन डिराइव करंट as the ratio of charge is to time. Still, current is a fundamental. You know why current is a fundamental instead of charge? I will not discuss about that. But still, चार्ज को हम फंडामेंटल नहीं मानते हैं। अब फंडामेंटल तो नहीं मानते हैं, लेकिन ये चार्ज के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज है जो उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर समझना चाहिए। अब ऐसा चार्ज में होता क्या है? अब 10th क्लास पे जो पढ़े हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप सबको पता है, जब भी चार्ज मोशन करेगा v वेलोसिटी में, मतलब चार्ज व्हेनेवर चार्ज इज इन मोशन, क्या प्रोड्यूस करता है? करंट आई। अभी आप सबको पता है ऑर्शेड एक्सपेरिमेंट, whenever current passes through a coil it produces magnetic field. अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसका सोर्स क्या था? चार्ज ही था। हाँ, तुम्हारे मन में भी ये आ रहा होगा कि सर सिर्फ क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज से ही प्रोड्यूस होता है? अब नेचुरल मैग्नेट जो पहले से ही है, वहां पे तो कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, अब वो मैग्नेट के बाद क्या हुआ? बच्चों जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि जो नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट मतलब इनका जो कहेंगे मैग्नेटिज्म, ये जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी नहीं होता है जो बॉडी के अंदर पहले से ही होता है, अब ये भी चार्ज से ही आया है। मतलब चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। हालांकि ये थोड़ा समझने वाली बात है, हम आगे के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे मैग्नेटिज्म को क्रिएट करता है। हालांकि मैग्नेटिज्म ओरिजिन का रीजन अभी तक 100% कोई भी नहीं दे सका है, लेकिन अब तक जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वही थ्योरी बताया कि सर्टेन स्पिन क्वांटम नंबर पे ही मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, हर बॉडी का मैग्नेटिज्म नहीं होता है, जैसे आपको ही पता है। तो अभी तक तो हमें ये पता चला कि चार्ज की वजह से दो चीज तो होता है, एक होता है नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिज्म, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज की वजह से मान लो कि तुम्हें एक पॉजिटिव चार्ज रखे हो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखे हो, वो खुद में खुद एक दूसरे को और आने शुरू करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर and when two charges of same nature, मान लो कि एक प्लस चार्ज है एक प्लस चार्ज है, दोनों को पास में रख लिए, वो रिपेल करेंगे। अब ये जो अट्रैक्शन कर रहे हैं, ये जो रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सन हो रहा है, जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, ये फोर्स किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? चार्ज की वजह से तो ही हो रहा है। तो जो चार्ज की वजह से यहां पे फोर्स भी क्रिएट हो गया, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देख लो, चार्ज की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, चार्ज की वजह से नेचुरल मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ, चार्ज की वजह से फोर्स क्रिएट हुआ। तो देखो चार्ज की वजह से क्या क्या चीज सब प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम चार्ज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच ए बॉडी कैन शो इट्स मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक बिहेवियर। लेट मी रिपीट इट, चार्ज इज दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब जो प्रॉपर्टी पहले से ही बॉडी के अंदर है। चार्ज इज दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच ए बॉडी कैन रिस्पॉन्ड टू इट्स मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ी सिंपल सा डेफिनेशन है। हालांकि डेफिनेशन वगैरह एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है इस टाइप की डेफिनेशन, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है, जैसे मैं पहले से ही बताया। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना पड़ेगा।
हालांकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इट इज वेरी वेरी स्पेशल. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज इन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. नाउ इनवेरियंस का मतलब चार्ज कभी वैरी नहीं होता है. अब वैरी का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m. अब मान लो कि एक मोशन में शुरू हुआ. इट स्टार्टेड विथ ए वेलोसिटी v. नाउ इट्स मास व्हिच वाज द इनिशियल मास m, its mass is going to be changed, like mass is going to be m dash. It's the final mass. Final mass means once the body started in motion, जब body motion में गया तब. अब फाइनल मास कितना होता है ना? इनिशियल मास बाय 1 माइनस बॉडी का वेलोसिटी का स्क्वायर, लाइट का वेलोसिटी का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट. अब ये कहां से आ गया? ये होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक स्पेशल टर्म जिसको बोलते हैं मास वेरिएशन. मास वेरिएशन. अब तुम्हारे मन में ये आता होगा सर क्या बॉडी मास m है, ये वेलोसिटी में चला गया, इसका मास चेंज हो गया. अगर ये सही है तो ये भी सही होगा. हम घर पे बैठे हैं, कहीं दुकान में सामान लाने के लिए गए साइकिल पे, तो लौटते वक्त हमारा मास बढ़ जाएगा. अब गाड़ी चला रहे हैं हम 150-100 स्पीड में, अब वहां भी तो मास बढ़ गया होगा. बच्चों ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी स्पीड में चले जाओ तुम्हारा मास बढ़ जाएगा. मास को बढ़ने के लिए तुम्हारा जो वेलोसिटी है that must be comparable with the velocity of light, that is c. Unless your velocity is quite sufficient enough to match with c, this kind of formula is not valid. So don't be confused that this kind of formula is going to be present everywhere. Rather, when the velocity nearly approaches to the velocity of light, this kind of thing appears. This is a term comes from special theory of relativity, and this is called as mass variation. So unlike mass, when the body moves, mass increases. You can simply say कि जब एक चार्ज बॉडी होगा और वो भी उतनी ही वेलोसिटी में जाएगा तो चार्ज भी चेंज हो जाएगा. You can say, क्योंकि चार्ज चाहे बॉडी c वेलोसिटी में जाए, चाहे बॉडी रेस्ट पे रहे, जो चार्ज का वैल्यू नहीं होता है वो उतना ही रहेगा. चार्ज कभी चेंज नहीं होगा. इसी को बोलते हैं चार्ज इज नॉट गोइंग टू बी वेरी अकॉर्डिंग विद द स्पीड, दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर. गॉट इट? चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, पहले तो इस वर्ड को जरा इंपोर्टेंस दे. क्वांटाइजेशन. पहले वर्ड पे क्वांटा. क्वांटा का मतलब पैकेट. अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब बता रहा हूं, बाद में डेफिनेशन बताऊंगा, स्टेटमेंट बताऊंगा. ये कह रहा है, मान लो तुम कहीं पे एक चार्ज पा रहे हो. तुम्हारे घर में एक बॉडी है, वहां पे कुछ चार्ज है, कुछ वायर्स के हैं जहां पे करंट फ्लो हो रहा है. मान लो वहां पे कुछ चार्ज है. एक्सक्यूज मी. कोई और जगह को जा रहे हो जहां पे वहां पे कुछ चार्ज है. मान लो तुम कहीं पे भी जाके कहां पे भी चार्ज पा रहे हो. whenever you go you find some amount of charge. If you want to calculate the entire charge, it will always be in the form of electronic charge multiplied by a certain number, a certain integer. That number varies from plus minus 1, 2, 3, 4.
बड़ी सिंपल सा चीज है कि जहां पे भी तुम चार्ज पाओगे, कहीं पे भी, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट as the integral multiplication of a smallest unit of charge. अब मैं जहां पे यहाँ पे सर्कल किया हूं, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. क्यों? इतना चार्ज किसका होता है? एक इलेक्ट्रॉन का ही तो होता है. अब मैं तुम्हें पहले से ही बताया कि इस चैप्टर में अभी तक जो पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा वाला चार्ज पार्टिकल है. ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है तुम कहीं पे भी चले जाओ, कभी ऐसा चार्ज नहीं पाओगे हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन का आधा चार्ज, कहीं 1/3 ऑफ द चार्ज, ऐसा भी चार्ज नहीं पाओगे. 0.22 मतलब 1/2 decimal form. Charge cannot be exist in a fragmented way. Charge must be present as a full integral of some number. हालांकि बच्चों मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, ये तो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसका मैथमेटिकल फॉर्म Q इक्वल टू प्लस माइनस n ही होता है. अब जो मॉडर्न साइंस इस तरह से डेवलप कर रहा है, मान लो कि एक हाई एनर्जी फिजिक्स आ रहा है, वहां पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स अभी तक सामने आने लगे हैं जो कि इस लॉस को ऐसे मानते नहीं हैं. जो क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा उनके अंदर और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, उनका पूरा क्लास को क्वार्क्स बोलते हैं. उनका एग्जाम्पल बहुत सारा है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेप्टॉन्स. अब जो लेप्टॉन्स है, इनका चार्ज कुछ ऐसे है 1/3 2/3. देखो हो गया ना फ्रैगमेंटेड. और तुम पूछोगे कि सर अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो आप कैसे बोले कि हमेशा ऐसा ऐसा फॉर्म में रहेगा, ऐसा ऐसा नहीं रह सकता है. अब देखो leptons is just like the two side of a single coin. That means ये जो लेप्टन होता है, ये कभी आइसोलेटेड उसको नहीं पाया जाता है. They never found isolated. Leptons are always in fused state. Fused state is not the right word to be used here, but as we have not gone to that level to use a proper word, or you can understand that, that's why we use fused state. Means they are being joined together. Okay, once they join together 1/3 2/3, that becomes E. Okay, that means 1 into E. So hence, as leptons are not yet been isolated, so quantization of charge holds on. So quantization of charge का ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये बस एक थियोरेटिकल अप्रोच है. ये क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? नोट कर लो, लिख लो. It states that charge of a body always exists as the integral multiplication of smallest unit of charge. मैं जल्दी में बुला रहा हूं, अगर किसी को सुनाई नहीं दे तो वीडियो को पॉज करके लिख ले. अब ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. थोड़ा और आगे चलेंगे. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम थ्योरी तो पढ़ ली, उसके बेस पे न्यूमेरिकल. जब मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा, इस टॉपिक के ऊपर पूरा एक क्लास न्यूमेरिकल का होगा. अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है और प्रॉपर्टी आता है, वो है conservation of charge. Yes, you heard it right. It's conservation of charge. Now the definition of conservation of charge says the charge in the universe cannot be created nor be destroyed. It can only be transferred
from one body to another. क्या कह रहा है ये कि मान लो कि ये एक बॉडी है, नाम ले लो ए। अब यहां पे है 5 कूलम का चार्ज प्लस। अब और एक बॉडी है वो बी है, यहाँ पे -3 कूलम का चार्ज। जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करके फिर अलग कर देंगे, यहां पे हो जाएगा +4 कूलम, यहां पे हो जाएगा +4 कूलम। ठीक है, मान लो कि एक बॉडी है ए जिसका चार्ज है +5 कूलम, यहां पे एक बॉडी है बी जिसका चार्ज है +3 कूलम। अब इन दोनों बॉडी को हम क्या किए ना, जॉइन कर दिए। वी जस्ट ब्रिंग द टू बॉडीज टुगेदर एंड देन डिटैच फ्रॉम देम। आफ्टर डिटैच वी फाइंड both the bodies acquire same charge, that is +4 coulomb and +4 coulomb. Now it's a pretty surprise, you may feel a little bit surprised that here's the 5 coulomb, here's the 3 coulomb. Now the 5 coulomb body has a lack of 1 coulomb, and the body which was at +3 coulomb, it has gained 1 coulomb. Where does that 1 coulomb goes? It's a pretty simple conclusion of conservation of charge. The charge is not destroyed from here. Similarly, the charge is not created here. The one excess charge has been transferred from body A to body B. That 1 coulomb has been transferred. Don't think that transfers occurs only in air. Unless the two bodies come in contact with each other, these kind of transfers cannot happen. So here 1 coulomb from body A is being transferred to body B. Don't think charge being destroyed here, charge being created here. Okay, this is called as conservation of charge. There are some examples like pair creation and pair annihilation. Okay, this pair creation, pair annihilation, we are not going to discuss in this lecture in details, but these are two examples where if we look into the examples in a separate way, means only pair production or only pair annihilation, you may find conservation of charge is not highlighted there. But these two reactions occur simultaneously. That's why conservation of charge holds also there. Okay. So this is all about conservation of charge. The charge cannot be created nor be destroyed. Okay. So this is conservation of charge. Now moving to the next topic after conservation of charge. Basic information, a little information. Charge of electron is -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Charge of proton 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Mass of electron 9.1 into 10 to the power -31 kg. Mass of proton 1.67 into 10 to the power -27 kg. Okay. So this is all about the properties of charged particle. Don't think this is all about the properties. There are still some properties left. We'll cover their properties and more important concept from this chapter in the next video class. Thanks for watching. Have a nice day.